देखो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं एसएसटी का क्लास 7 का जो बुक है समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे, इसका हम चैप्टर 1 आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से हम एनालाइज करेंगे इसको। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। चलो देखो, जैसे हमारे चैप्टर का नाम है भारत की भौगोलिक विविधता। क्या है? भारत की भौगोलिक विविधता। देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भारत की भौगोलिक विविधता का क्या मतलब है। कि भौगोलिक विविधता है क्या? हाँ, क्वेश्चन तो आएंगे बेटे जब हम पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो भौगोलिक विविधता का मतलब है कि भारत में पहाड़ भी पाए जाते हैं, नदियां भी हैं, मरुस्थल भी हैं, ठंडे मरुस्थल भी हैं, और बर्फ वाले क्षेत्र भी हैं जहाँ बर्फ पड़ती रहती है, जहाँ रेत ही रेत है, जहाँ हरियाली हरियाली है, नदी ही नदी है ना। और सारे मौसम आते हैं। तो इसीलिए भारत की भौगोलिक स्थिति कैसी है? भारत की भौगोलिक विविधता, इसी को कहते हैं भारत की भौगोलिक विविधता। कि भारत की जो जमीन है उस पे अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रकार का माहौल मिलता है, अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां, जमीन और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, यह देश भारत, अब देखो क्या कह रहा है, यह देश भारत अपने भूगोल के कारण ही अन्य देशों से सर्वथा भिन्न प्रतीत होता है। सर्वथा भिन्न प्रतीत होता है मतलब हमेशा अलग गिना जाता है कि अलग है। भिन्न मतलब अलग। तो भिन्न प्रतीत होता है। और यह इसके राष्ट्रीय चित्र, यह इसके राष्ट्रीय चरित्र निर्माण में, राष्ट्र के चरित्र निर्माण में विशिष्ट योगदान देता है। राष्ट्र के चरित्र निर्माण में, यानी राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, अब देखो आगे क्या कहता है ये। अब इसमें कुछ नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, कुछ पॉइंट्स दिए हैं, हमें वो भी समझने चाहिए। हमें बुक में अगर छोटे से छोटी चीज बताइए, कोने में कुछ लिखा है तो वो भी हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो पेज भरने के लिए नहीं, वो हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए ही वो लिखे होते हैं। देखो, अब जैसे कि यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये ब्लैक बॉक्स में यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, ये देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। कर्नाटक में स्थित जोग जलप्रपात। क्या लिखा है? कर्नाटक में स्थित जोग जलप्रपात, यानी कि कर्नाटक में स्थित क्या है? जोग जलप्रपात है। क्या है? कर्नाटक में जोग जलप्रपात है। और पठार और जलप्रपात पर ध्यान दीजिए। जलप्रपात की शक्ति को विशेष टरबाइनों के माध्यम से जल विद्युत में बदला जाता है। कह रहा है ये जो पानी गिर रहा है जलप्रपात, यानी ये जो पानी गिरता है ऊपर से गिर रहा है काफी ऊंचाई से, तो इसमें क्या करते हैं हम? टरबाइन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? टरबाइन। क्या होता है टरबाइन बच्चों? टरबाइन क्या होता है बताओ? क्या होता है टरबाइन? टरबाइन ऐसा होता है, वो ऐसा सेटअप लगाया जाता है, उसमें ऐसे पंखे होते हैं, मतलब ऐसे ब्लेड लगे होते हैं कि उसमें पानी गिरता है और वो घूमते हैं, तो उससे क्या होता है? बिजली पैदा होती है। क्या होती है? बिजली का निर्माण होता है उससे। तो उससे बोलते हैं जल विद्युत बनना। क्या बनना? जल विद्युत का बनना। जैसे कि आपने देखा इसमें, ये देखो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें लिखा है विशेष टरबाइनों के माध्यम से जल विद्युत में बदला जाता है। जल किसमें बदल जाता है? जल विद्युत में बदला जाता है टरबाइनों से। लिखा है ना यहाँ पे, ये देखो
है ना, ये लिखा हुआ। समझ में आई बात? चलो आगे चलते हैं। अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट पेज पे आगे। देखो अब इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन दिया है महत्वपूर्ण प्रश्न। देखो ये हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत की कुछ प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं क्या हैं? भारत की कुछ प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं क्या हैं? भारत की भौगोलिक विविधताएं हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती है? भारत में जो विविधताएं हैं, जो भारत की जमीन, फसल या वनस्पतियां हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है, लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पे। अब हमारे चैप्टर की होगी शुरुआत तो हमने तभी कर दी थी जब हमने चैप्टर के नाम को एक्सप्लेन करना शुरू किया था, लेकिन अब हम आगे चलते हैं। देखो इसमें दिया है कि सन 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से बात की थी। जब इंदिरा गांधी ने उनसे यह प्रश्न किया कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, क्या पूछा उन्होंने कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तब उन्होंने उत्तर दिया सारे जहां से अच्छा। क्या बोला उन्होंने? सारे जहां से अच्छा। ठीक है, यह 20वीं शताब्दी के आरंभ की एक प्रसिद्ध कविता की प्रारंभिक पंक्ति है। ये एक कविता है जिसकी पहली लाइन है क्या? सारे जहां से अच्छा। सुना होगा आपने, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा सुना है ना। तो ये वही एक लाइन है, इसमें उसी की लाइन दी है। देखो यहाँ देखो, सारे जहां से अच्छा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है जो बता रहा हूं मैं? अभी ये ब्लू वाला बॉक्स दिया हुआ है, इसमें लिख रहा है आइए पता लगाएं। आइए पता लगाइए। देखो ये एक लड़की खड़ी हुई है, इसका नाम है सोना। क्या नाम है? सोना। ये देखो झांक रही है पीछे से, है ना। ये क्या कह रही है? इस पुस्तक के अंत में दिए गए भारत के मानचित्र का अवलोकन कीजिए। क्या कीजिए? अवलोकन मतलब उस मानचित्र को क्या कीजिए? देखिए। आपको इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? क्या आपको पिछली कक्षा में पढ़ाई गई विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां, क्या कह रहा है? भू आकृतियां, पर्वत, पठार और मैदान याद है? स्मरण मतलब याद है? आप मानचित्र पर कौन कौन सी भू आकृतियों को पहचान सकते हैं? आप मानचित्र पर कौन कौन सी भू आकृतियों को पहचान सकते हैं? मतलब मानचित्र को देख के आप बता सकते हो कि ये पर्वत है, पठार है या मैदान है। ठीक है, पता है ना। पर्वत कैसे होते हैं? ऊंची चोटी वाले। पठार कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। वो लंबे मतलब फैले हुए होते हैं। ठीक है, पर्वत की क्या होती है? चोटियां होती है। पठार क्या होते हैं? फैले हुए होते हैं। और मैदान कैसे होते हैं? जो घास के मैदान होते हैं, मिट्टी के मैदान होते हैं, रेत के मैदान होते हैं, वो मैदान होते हैं। ठीक है, मानचित्र पर अलग अलग रंगों का क्या तात्पर्य है? मानचित्र पे आप देखोगे कि अलग अलग रंग दिखाए होंगे। अब देखो आपने बुक पढ़ी, लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा था ना? नहीं पढ़ा था ना? ब्लू वाले बॉक्स नहीं पढ़ा ना आपने? आपने बस ये ऊपर ऊपर की चीजें पढ़ी, काम खत्म। लेकिन देखा यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंट चीज बता रखी है ना। आपने सोचा कि ये जो सोना खड़ी है, झांक रही है, क्या बताना चाह रही है? नहीं सोचा ना। देखो क्या बताना चाह रही थी, पे मानचित्र के बारे में आपको बता रही है। कह रही है कि संकेत मानचित्र पर अंकित सूचक संकेत सूची प्रत्येक क्षेत्र की ऊंचाई को दर्शाती है। मानचित्र पर अंकित संकेत
सूची प्रत्येक क्षेत्र की ऊंचाई को दर्शाती है। वो उसमें क्या करेगी, आज जो मैप देखोगे उसमें वो आपको दिखाएगा कि क्या क्या इसमें इंफॉर्मेशन मिलती है हमें इससे। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि इस अध्याय को पढ़ते समय, देखो क्या कह रहा है, इस अध्याय को पढ़ते समय बीच बीच में भौतिक मानचित्र को देखते रहिए। भौतिक मानचित्र मतलब जो मानचित्र आपके पास है मानचित्र आपके पास, ये वाला नहीं, ये वाला देखो, एक मिनट, आप लोगों को नहीं दिखा रहा हूं ऑनलाइन, ऑफलाइन दिखा रहा हूं इस टाइम में। ठीक है, ध्यान रखना। ये देखो, तो ये हमारा मानचित्र। ठीक है, क्या क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। विश्व का 7वां बड़ा देश। तो हम विश्व जो वर्ल्ड मैप है वो निकालेंगे इसमें। देखो वर्ल्ड मैप दिखाते हैं आपको। वर्ल्ड मैप में भारत कहां पर है, ये रहा, ये हमारा ये रहा भारत। ठीक है, तो भारत क्या है, विश्व का 7वां बड़ा देश है। बच्चे जब भी आप पढ़ो तो अपने पास मैप जरूर रखना, वर्ल्ड का मैप और इंडिया का मैप साथ में रखना। इससे क्या होगा, जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, वरना बाद में सोचते रहोगे हाँ भाई पाकिस्तान बांग्लादेश कहाँ था कहाँ नहीं था। ठीक है, तो पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल। अब देखो क्या कह रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। कौन सा, कितना, कौन से नंबर का देश है, 7वां बड़ा देश है, 7वां। और एशिया महाद्वीप का भाग है। किसका भाग है, एशिया महाद्वीप का भाग है। अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार के साथ मिलकर यह एक बड़े भूभाग का निर्माण करता है। तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हो गए, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हो गए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार। ठीक है, तो ये याद कर लेना, आपको याद होने चाहिए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, सामान्यतः हम भारत को 5 प्रमुख भागों में विभाजित करते हैं। भारत को कितने हिस्सों में बांटते हैं हम, 5 हिस्सों में बांटते हैं। कौन से हिस्सों में, महान पर्वतीय क्षेत्र। किसमें बांटते हैं, नंबर 1 महान पर्वतीय क्षेत्र। सेकंड है गंगा और सिंधु का मैदान। ठीक है, महान पर्वतीय क्षेत्र जहां पे पर्वतीय पर्वत है। दूसरा गंगा और सिंधु का मैदान, क्योंकि ये क्षेत्र क्या है, उपजाऊ क्षेत्र है। किसके लिए है ये, उपजाऊ क्षेत्र, यहाँ पे फसलें होती हैं, फसल उगाई जाती है। मरुस्थलीय भूभाग, मरुस्थल मतलब जहाँ पे रेत है, पथरीली जमीन है, वो हिस्से। और दक्षिणी प्रायद्वीपीय द्वीप समूह। इस अध्याय में हम इन भूभागों के विषय में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे तथा इनकी प्रमुख विशेषताओं पर एक विंगम दृष्टि डालेंगे। मतलब इसके बारे में बहुत अच्छे से हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही यह भी देखेंगे कि इन भू आकृतियों की कुछ विशेषताएं समीप से देखने पर कैसी प्रतीत होती है। हम देखेंगे कि ये जो जमीन है ये पास से देखने पे हमें कैसी लगती है। अब इन सभी बिंदुओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कठिन है, मतलब हम इन सभी बातों को ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि भारत एक विशाल तथा अत्यंत विविधतापूर्ण देश है। इसका अनुभव शीघ्र ही आपको भी होगा। क्यों होगा शीघ्र ही, क्योंकि अभी आप इस चैप्टर को आगे पढ़ने वाले